नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की मोहम्मद बिन तुगलक के धार्मिक विचारों के बारे में बात की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे और आज मोहम्मद बिन तुगलक का जो अंतिम प्रणव है वो क्या करके खत्म कर देंगे। मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के प्रति उदारवादी नीति रखता था या सहिष्णुता की नीति रखता था। मैंने आपको यह भी बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने क्या किया, हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कि इसमें आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऐसा पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का कार्य किया था या करने का प्रयास किया था, तो वह सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम आज बात कर लेते हैं किसके बारे में, सती प्रथा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सती प्रथा से लेकर ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं किसके बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का कार्य किया था। तो लिखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग क्या लिखते हैं, एमबीटी लिखते हैं। तो लिखिएगा एमबीटी पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा में होता क्या था, जब पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी क्या होती थी, उसके ऊपर क्या होता था, चिता के ऊपर बैठ जाती थी और क्या होती थी, उसकी भी जलने से क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे साक्ष्यों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पहली बात पूछा जाता है कि सती प्रथा का सांकेतिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, सैंधो सभ्यता के दो स्थल है जहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि कहां पर सती प्रथा का सांकेतिक साक्ष्य मिला था, तो इसका साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से मिला था। और दूसरी चीज यहीं पर पूछा जाता है कि कहां पर युगल समाधियों के साक्ष्य मिले थे, तो कालीबंगा और कहां से मिले थे, लोथल से इसके साक्ष्य मिले थे। एक साथ पुरुष और स्त्री को जब दफनाया गया था तो उसे क्या कहते हैं, युगल समाधान। और इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। तो सती प्रथा का सांकेतिक साक्ष्य कहां से मिलता है, कालीबंगा और लोथल से मिलता है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है कि क्या पूछा जाता है कि सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य एरल अभिलेख से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है, एरल अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जो 510 ईस्वी का है, जिसमें क्या होता है, भानुगुप्त के सेनापति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसमें उसकी पत्नी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। इसका साक्ष्य कहां से मिलता है, एरल अभिलेख से मिलता है। दूसरी चीज, यहां पर सती प्रथा का विवरण देने वाला जो लेखक है उसका नाम है इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सती प्रथा का वर्णन कौन करता है, इब्न बतूता करता है। और इब्न बतूता बताता है ढोल और नगाड़ों के मध्य, किसके, ढोल और नगाड़ों के मध्य क्या हो रही थी, महिला सती हो रही थी। इसका वर्णन किसने किया है, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में किया है। दोस्तों, ये क्या थी, भारतीय समाज में एक कुरीति थी जिसका समापन करने का कार्य राजा राम मोहन राय के कहने पर विलियम बेंटिक करते हैं। अभी हाल में जो 2022-21 में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सती प्रथा को प्रतिबंधित किस तिथि को किया गया था, तो वह तिथि थी 4 दिसंबर 1829।
अमूमन हम लोगों को क्या पता होता है, 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। किसके कहने पर, राजा राम मोहन राय के कहने पर किया गया था। तो इस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चन अब आने शुरू हो चुके हैं, तो जिसके लिए हमें क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब इन चीजों को लिख लेते हैं। तो लिखिएगा सती प्रथा, इसमें लिखिएगा सांकेतिक साक्ष्य, सांकेतिक साक्ष्य, साक्ष्य, लोथल, लोथल एवं कालीबंगा, कालीबंगा। लोथल से भी हमें क्या प्राप्त हुआ था, गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था, काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। और दूसरी चीज हमें यहाँ पर अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, और किससे साक्ष्य मिलते हैं, एक साथ 2 फसलों के बोए जाने का भी साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो हमने क्या लिखा, सती प्रथा का सांकेतिक साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल एवं कालीबंगा से। और यहां से क्या मिला है, युग्मित समाधान। क्या है, युग्मित या युगल समाधान, सॉरी युगल समाधान, ठीक है, के साथ। नेक्स्ट, इसी में हम बात करेंगे किसकी, किसने विवरण दिया है, यहां पे लिखेंगे इब्न बतूता ने, नहीं, प्रथम अभिलेखीय, प्रथम सती प्रथा का, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, लेखीय साक्ष्य भानुगुप्त के, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, एरण अभिलेख से, अभिलेख से मिलता है, मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एरण है कहां पे, क्या पूछा गया था, एरण कहां पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ठीक है, अभिलेख में मिलता है। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, ये तो हो गया अभिलेखीय साक्ष्य। अब हम किसके बारे में लिख लेते हैं कि इब्न बतूता ने क्या किया था, सती प्रथा का वर्णन किया था। आप देखेंगे समकालीन जितने भी लोग होंगे भारत में, जो विदेशी लेखक आएंगे, वो लोग क्या करेंगे, इन चीजों का वर्णन करते रहेंगे। तो क्या करेंगे, समय आने पर हर चीजों को हम बताते हुए चलेंगे। तो लिखिएगा इब्न बतूता ने, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक रेहला में ढोल, ढोल नगाड़ों के मध्य, मध्य सती प्रथा का उल्लेख करता है, उल्लेख करता है, ठीक है। नेक्स्ट, 4 दिसंबर 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, ठीक है दोस्तों। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब इसको प्रतिबंधित किया जाता है, क्या है,
जब इसे प्रतिबंधित किया जाता है तो हिंदुओं को ऐसा लगता है, मतलब कि हिंदू जातियों को ये भी लगता है कि क्या है कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो राधाकांत देव जी ने शायद इस सती प्रथा का जो उन्होंने समापन किया था उसका विरोध भी किया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जाना किसके बारे में, सती प्रथा के बारे में, सब चीजों के बारे में जान ली। नेक्स्ट बात की जाए तो शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी, कौन, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी थे। किसके विरोधी थे, मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी थे। तो हम किसकी बात कर रहे थे, धार्मिक नीतियों के बारे में बात कर रहे थे। तो यहीं पर इसको भी हम लिख लेते हैं। तो लिखेगा शेख नासरुद्दीन चिराग ए दिल्ली या दहलवी एमबीटी के विरोधी थे, विरोधी थे। और ऐसा बताते हैं जब ठट्टा में इसकी किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, तब से ये जो चिराग दहलवी दिल्ली थे वो क्या थे, उस समय वहीं पर थे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बात कर ली मोहम्मद बिन तुगलक के विविध धार्मिक पक्ष के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, विविध पक्ष के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों हम लोगों के लिए एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि आप अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम देख रहे हो उसमें क्या कर रहा है एग्जामिनर, क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा जो टफ पेपर बनाने के कार्य कर रहा है वो लगभग इतिहास का ही लग रहा है। जैसे आपने देखा अभी पीजीटी की मेरिट रही, टीजीटी की मेरिट रही, या फिर हायर में भी आप देखेंगे तो हायर की बात छोड़ो, तो अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री का जो मेरिट रहा है वो क्या हो रहा है, पहले की अपेक्षाएं कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले जो तैयारी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, परंपरागत तौर पर पुरानी चीजों को रटने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन अब क्या कर रहा है एग्जामिनर, नई चीजों को खोज करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, मेरिट नीचे जा रही है। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है कि कितने तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं और कितने तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के विविध पक्षों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, विविध पक्षों के बारे में बात करेंगे। तो आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी देशों से या बाहरी देशों से अपने संपर्क स्थापित किए थे। चीन, ईरान, मिस्र और सीरिया से मोहम्मद बिन तुगलक के अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। किसके, चीन, सीरिया, मिस्र और ईरान से क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक के अच्छे संबंध थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के शासक तोगन तिमूर ने क्या है, तोगन तिमूर ने अपना एक शिष्टमंडल भारत भेजा था। और क्या करने के लिए उसने भेजा था, बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए और उसकी सही तरीके से व्यवस्था करने के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह घटना हुई थी और यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी क्या कोई शिष्टमंडल चीन या और कहीं भेजा था, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चीन में अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आया था। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, वैदेशिक नीतियों में भी क्या था, अग्रणी था। लेकिन हो क्या रहा था दोस्तों, वो कार्य तो अच्छे से करना चाह रहा था, जैसे मैंने बताया था वो क्या था, व्यवहारिक नेता नहीं था। ज्ञान तो बहुत था लेकिन उन चीजों का सही से प्रयोग नहीं कर पा रहा था। तो हम लिखेंगे विविध पक्ष में लिखेंगे सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध विदेशों से भी थे, विदेशों से थे। एमबीटी ने
अपना संबंध चीन, सीरिया, ईरान एवं मिस्र से स्थापित किए थे। मिस्र से स्थापित किए थे। नेक्स्ट बात की जाए, मोहम्मद बिन तुगलक चीन के शासक तोगन तिमूर ने, किसने? तोगन तिमूर ने, इसे अंडरलाइन करके रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तोगन तिमूर ने एमबीटी के दरबार में 1341 ईस्वी में एक शिष्टमंडल भेजा था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी प्रत्युत्तर में किसको भेजा था? इब्न बतूता को भेजा था। तो लिखिएगा, एमबीटी ने भी चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को भेजा। ठीक है, देखो इस डेट में बहुत कुछ नहीं रखा है, कहीं कहीं इसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन होगा क्या, अमूमन यही डेटें आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसे क्या करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि उसने अपने कहाँ संबंध स्थापित किए थे? चीन से, सीरिया से, ईरान से और कहां से? मिस्र से संबंध स्थापित किए थे। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कार्य और किया था। इससे पहले जो शासक हुआ करते थे, अमीरों का एकाधिपत्य हुआ करता था। मतलब क्या होता था, जो बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे या फिर जिनका पहले से पैतृक रूप से जो लोग क्या कर रहे थे, शासन में भाग ले रहे थे, उन्हीं लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा था। मतलब ये समझिए, पहले अमीरों का एकाधिकार था कि और कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकता था, जो अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर लोगों की नियुक्ति की। किसके? योग्यता के आधार पर नियुक्ति की, और उसने अपने यहां मंगोलों को और विदेशी अमीरों को और हिंदुओं को शामिल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विदेशी अमीरों को एज्जा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एज्जा कहा जाता था। ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता था? एज्जा कहा जाता था। और दूसरी चीज, इन्हें अमीर ए सादा के नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में अभी कुछ समय पहले 2012 के आसपास में पूछा गया था। तो लिखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की। एमबीटी के अमीर वर्ग में मंगोल, हिंदू प्लस विदेशी अमीरों को
शामिल किया गया, शामिल किया गया। ये रही बात। नेक्स्ट बात की जाए तो लिखिएगा एमबीटी के काल में, एमबीटी के काल में अमीरों, विदेशी अमीरों को, विदेशी अमीरों को एज्जा, एज्जा या अमीर ए सादा, अमीर ए सादा कहा जाता था। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है, योग्यता के अनुसार लोगों की नियुक्तियां कर रहा है। और दोस्तों होना भी ऐसा ही चाहिए, जिसमें अगर योग्यता नहीं है, वो कितने भी बड़े परिवार से हो या फिर उसके पिताजी क्या थे, उसे कोई लेना देना नहीं। अगर योग्यता नहीं है तो उसे पद पर नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। पैतृक अधिकार तो मिलना ही नहीं चाहिए कि मतलब कि किसी का पैतृक अधिकार था, ढेर सारा था, तो उसे ही वो चीजें मिल जाए। अब जैसे कि आपने देखा था कि वो कौन सी मूवी आई थी, सुपर 30, उसमें एक स्टेटमेंट था कि अब राजा का लड़का ही राजा नहीं बनेगा, अब वही राजा बनेगा जो क्या करेगा, राजा योग्य कार्य करेगा। तो दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए। तो इसे दोस्तों आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, ये तो रही बात। ये क्या था, अमीर ए सादा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं और क्या कार्य किया था। जैसे मैंने बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व को बढ़ाकर कितने % कर दिया था, 50% कर दिया था। और यह कार्य इससे पहले किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्यों यह कार्य किया था, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, धन प्राप्त करना चाहता था। और उसके समय क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। और इस विद्रोह को देखते हुए एक कुछ चीज पूछी जाती है, कौन ऐसा शासक था जिसने अमीरों से राजस्व वसूले के अधिकार को छीन लिया था। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने क्या है, इसने उसकी जगह पर वली उल खराज नामक एक पद की नियुक्ति की, या फिर एक नया पद बनाया। और इसी के समय में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अमीर और वली के पद को अलग किसने किया था। तो अमीर और वली के पद को किसने अलग किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कार्य किया था। तो हम लिखेंगे एमबीटी ने अमीरों को क्या कहा जाता था, मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार छीन लिया। नेक्स्ट, एमबीटी ने वली उल खराज नामक नए पद का सृजन किया। नेक्स्ट पॉइंट, एमबीटी ने वली एवं अमीर के पद को अलग किया। तो ये रहा अमीरों को लेकर उसका कार्य। नेक्स्ट बात की जाए तो इसने क्या किया, वसूली को ठेके पर देने का कार्य किया, या फिर ये कह लिए इजारेदारी प्रथा को शुरू किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो लिखिएगा एमबीटी ने राजस्व की वसूली के लिए
ठेकेदारी दारी ऑब्लिक इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया। तो ये रहा इसका जानने का कारण। इन सब चीजों को याद रखना। ये पूछा जाता है इजारेदारी प्रथा, ये पूछा जाता है अमीर वली अमीर के पद को किसने अलग किया, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अमीरों को किसने राजस्व लेने से मना कर दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कार्य किया था। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, हमने बात कर ली इन सब चीजों के बारे में। अब हम बात करेंगे एमबीटी के और विविध पक्ष के बारे में। विविध पक्ष के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे शिक्षित व्यक्ति था, या ये कह लिए विद्वान शासक था। तो इसे किस चीजों का सबसे ज्यादा ज्ञान था, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को खगोल शास्त्र का, किसका, खगोल शास्त्र का, गणित का, आयुर्विज्ञान का, किसका, खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान का बृहद ज्ञान था या फिर अधिक ज्ञान था। इस चीज को हमें पता होना चाहिए। ये चीजें हमसे पूछा गया है। एमबीटी को गणित, खगोल शास्त्र एवं आयुर्विज्ञान का ज्ञान था। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको आयुर्विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र का ज्ञान था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को यह ज्ञान था। एक नेक्स्ट बात कर ली जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था, इब्न बतूता आया था, और उसने भारत में कितने वर्ष बिताए थे, 14 वर्ष बिताए थे। और उसने अपनी पुस्तक रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ढेर सारी चीजों का वर्णन किया था। तो लिखिएगा, एमबीटी के शासनकाल में, एमबीटी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इसकी रचना का नाम क्या था, रिहला। क्या था, रिहला। तो दोस्तों, ये रही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात। इन सब चीजों के माध्यम से हमने बात कर ली मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।